हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए मज़े में है ना। तो आपका मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री बाय रश्मि नामदेव में स्वागत है। आज हम लोग क्यों खुश हैं? इसलिए खुश हैं कि आज इस चैप्टर का ये मैं लास्ट वीडियो बना रही हूँ। आज हम इस इकाई को, इस यूनिट को अंत करने जा रहे हैं। जो इकाई है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है, तो इसमें शानदार इतने सारे वीडियो के द्वारा हम लोगों ने पढ़ाई की। आशा है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। क्या है, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ समझ में आ रहा है। काफ़ी बच्चे कर भी रहे हैं, और भी अगर करना चाहें तो ज़रूर करें। और कुछ अगर डिफ़िकल्टीज़ आ रही हो, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो तो वो भी बताएं, तो हम लोग और अच्छे से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब ये चैप्टर तो हो गया, यानी आज लास्ट वीडियो बनेगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ बच्चों, यदि आप लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम पे यदि केवल आईएमपी क्वेश्चंस का अगर आपको वीडियो बनवाना है, कि जिसमें केवल परीक्षा की दृष्टि से आईएमपी है, ये तो देखिए ये हमने पूरा एनसीईआरटी फर्स्ट से लेके लास्ट तक किए हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम की दृष्टि से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ही केवल वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ ठीक है, आप लोग सब एग्री हैं, तो हम फिर उस पर भी काम कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, चलो पढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे थे क्या, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, और इसमें हम देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर। ठीक है, और इस केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर में आप देखिए कि कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये आपके एनसीईआरटी की बुक से ही लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए। ये एल्काइलेशन ऑफ एनीसॉल, एनीसॉल किसको कहते हैं? बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर कोई मेथॉक्साइड ग्रुप हो, है ना, यानी C6H5O CH3, तो ये एनीसॉल हो जाता है। पूरी रिएक्शन एनीसॉल की है। एल्किलेशन ऑफ एनीसॉल, नाइट्रेशन ऑफ एनीसॉल, फिर फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलेशन ऑफ एनीसॉल, और ये ब्रोमिनेशन की मतलब रिएक्शन है। तो इसको आप एक काम करें, अच्छे से नोट कर लें, और फिर हम इसी क्वेश्चन का आज आंसर ढूंढते हैं। चलिए, तो अब हम आज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन पढ़ते हैं एनीसॉल में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिनॉल के समान ही इसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत आसानी से होता है। आप देखिए कि ये एनीसॉल का क्या है, ये संरचना। ठीक है, अब इस संरचना में आपको मालूम है कि ऑक्सीजन के पास जो है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी जो ये मेथॉक्सी या एल्कॉक्सी ग्रुप है, ये वास्तव में ये जो RO है, ये RO माइनस, ये वास्तव में एल्कॉक्सी ग्रुप है। और ये एल्कॉक्सी ग्रुप जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करता है, बेंजीन रिंग की ओर ये ट्रांसफ़र करता है। जैसे ही बेंजीन रिंग की ओर ट्रांसफ़र करता है तो फिर क्या होगा, ये सबसे पहले इसके ऊपर, इस बंध के ऊपर आक्रमण किया, और इस बंध के ऊपर आक्रमण करने के कारण, है ना, अब अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। देखिए ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा, तो बिल्कुल जैसे अपन ने फिनॉल में पढ़े थे ना, बिल्कुल वैसे ही होगा। CH3 यहाँ पर माइनस, और ये इस तरह से ये जो ऋणायन है, ऋणावेश है, ये पूरे बेंजीन रिंग में क्या होते जाएंगे, सर्कुलेट होते जाएंगे। आपको सब कुछ पता है अब, है ना, आपने फिनॉल की और सब आखिरी, हम आज चैप्टर आखिरी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपको सब कुछ अब पता है ना। अब यहाँ से ये ट्रांसफ़र होके ऋणायन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये बंध टूटी, और ये इस तरह से ये दूसरा अनुनादी संरचनाएं बनी इसकी। अब ये तीसरी अनुनादी संरचना, अब देखिए ये क्या होगा, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, ये ऋणावेश कहाँ ट्रांसफ़र हुआ था, इस तरफ ट्रांसफ़र हुआ था, अब यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ, तो ये बॉन्ड जो है वो इधर पे आया है, और यहाँ पर ये O
CH3 आपको मालूम है, चूंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए ऑक्सीजन पर क्या होता चला जाएगा, धनावेश है ही, और ये ऋण कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अगली बार में फिर ये ऋण जो है ये आगे की ओर यानी आगे ट्रांसफ़र हुआ, और ट्रांसफ़र होने के कारण अब पुनः जो एनिसॉल वो अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगा, और यहाँ O और यहाँ CH3। ठीक है, तो इस तरह से ये अनुनादी संरचनाएं हो गई। बिल्कुल समझ में आ गया। जैसे अपन ने फिनॉल में देखे थे, यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है, तो इसने बेंजीन रिंग पर अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र किया है, और अलग अलग सिचुएशन पर, जैसे ये यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और इसके बाद ये इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा है, यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल जो होंगे वो इन्हीं पोजीशन पर आकर जुड़ेगा। ठीक है ना, ये पहले भी पढ़े थे। यानी कि ये भी समझ में आ गया कि ये वास्तव में जो एल्कोक्सी ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा दिशात्मक समूह होते हैं, यानी ऑर्थो और पैरा। देखिए ये पोजीशन और ये पोजीशन, यानी ये और ये ऑर्थो पोजीशन हो गया इसके अकॉर्डिंग, और ये मेथॉक्सी ग्रुप के अकॉर्डिंग ये जो पोजीशन है ये पैरा पोजीशन हो गया। यहीं पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो इन्हीं पोजीशन पर आकर जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इसके हम अनुनाद या मेसोमेरिक इफेक्ट से समझ सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं आपको तो मालूम ही है। एक हेलोजिनेशन होता है, तो हेलोजिनेशन, अब यहाँ पर ब्रोमिनेशन होगा, है ना, ब्रोमिनेशन। हम हेलोजिनेशन, हेलोजन में कौन कौन, Cl, Br, I, हम तीन पढ़ते हैं, तो उसमें हम ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसॉल। ठीक है ना, एनिसॉल। अब देखिए यहाँ पर ये है OCH3 यानी एनिसॉल, ये ब्रोमीन, ये Br2 ब्रोमीन है। किस में घुला हुआ है ये ब्रोमीन? ये ब्रोमीन घुला हुआ है C2H5COOH, है ना। प्रोपियोनोइक एसिड या मेथेनोइक एसिड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम क्या कर दें इसको, मेथेनोइक एसिड कर देते हैं। ठीक है, ये हम जो सामान्यतः मिलता है एसिटिक अम्ल जिसको बोलते हैं, ये CH3COOH, इसकी उपस्थिति में अब यहाँ पर ब्रोमिनेशन होगा। किस किस पोजीशन पर होगा, OCH3, एक हमें बनेगा यहाँ पर Br यानी ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल। ये क्या है, ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल, है ना, एनिसॉल। और प्लस हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा, दोनों का मिक्सचर मिलता है ना, तो ये OCH3 और यहाँ पर Br, तो ये क्या हो गया, पैरा ब्रोमो एनिसॉल। अब देखिए ये जो है इसका परसेंटेज यानी पैरा जो डेरिवेटिव है वो ज़्यादा मात्रा में बनता है, ऑर्थो जो डेरिवेटिव है वो कम मात्रा में बनता है। इसका कारण ये है कि ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से दूरी पर हैं। क्या होता है कि जो आवेश है या फिर त्रिविम में जो व्यवस्था है, इसके कारण ये जो है यानी ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल, इसकी मात्रा जो है कम बनती है, ये कम इसका इल्ड प्राप्त होता है, और इसका इल्ड हमें क्या प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये है ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसॉल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब ब्रोमिनेशन के बाद हम अगली जो है वो क्या करा देते हैं, नाइट्रेशन करा देते हैं। अगला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको याद होगा हेलोजिनेशन,
क्लोरोनेशन, फिर ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है ना, इतना ही हम पढ़ते थे। तो चलिए अब हम क्या करा देते हैं, हम करा देते हैं उसका सेकेंड नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण। ठीक है, किसका, एनिसॉल का, नाइट्रेशन ऑफ एनिसॉल। ठीक है, एनिसॉल ले लेते हैं हम, ये ले लिया, यहाँ पर OCH3 प्लस वही नाइट्रीकरण कराना हमें सधूम नाइट्रिक अम्ल लेना है, यानी HONO2, यदि आपको याद होगा HONO2 है ना। और यहाँ पर हमने क्या लिया है, कंसंट्रेट, कंसंट्रेट हमने लिया है H2SO4 और प्लस हम और क्या लेते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल लेते हैं। और ये नाइट्रिक अम्ल इस रूप में रहता है, आपको तो सब पता ही है। अब यहाँ का OH और ये H निकल जाएगा और आपको दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे। कौन कौन से, आपको मिल जाएगा ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल, ये है ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल। ठीक, और प्लस क्या मिल जाएगा हमें, हमें मिल जाएगा ये पैरानाइट्रो, पैरानाइट्रो, ये पैरानाइट्रो एनिसॉल, ये लीजिए, ये मेजर, ये अधिक मात्रा में मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट है, और ये कैसा है, माइनर है, यानी कम मात्रा में, ये माइनर प्रोडक्ट है। ठीक, तो हमने क्या करा दिए, नाइट्रीकरण करा दिए और प्राप्त कर लिए ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल एंड पैरा नाइट्रो एनिसॉल। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम लास्ट रिएक्शन देखने जा रहे हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, मिटा दूं। अब हम लास्ट देखने जा रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, अगर आपको याद हो फ्रीडल क्राफ्ट, कोई भी लुईस अम्ल की उपस्थिति में, जैसे AlCl3 है ना, AlCl3 की उपस्थिति में हम क्रिया कराते थे और एल्काइलेशन और एसिटिलेशन। ठीक है ना, तो हम सबसे पहला क्या कराएंगे, इसका एल्कलीकरण। ठीक है, एल्कलीकरण यानी एल्किल समूह का जुड़ना, एल्कलीकरण। ठीक, अब हम फिर क्या करें, एनिसॉल ले लें, यहाँ पर OCH3 और क्या ले लें हम, CH3Br ले सकते हैं, है ना, हम ये ले सकते हैं। और किसकी उपस्थिति में हम करा दें, निर्जल, निर्जल यानी AlCl3 है ना, ड्राई AlCl3, इसकी उपस्थिति में हम क्रिया करा देंगे। सेम वही पैरा और ऑर्थो दिशात्मक समूह है ही पहले से जुड़ा, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3 है ना, ऑर्थो पे मैथिल ग्रुप जुड़ जाएगा और इसके साथ हमें एक और क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये ऑर्थो के साथ साथ पैरा पोजीशन पर यहाँ पर क्या जुड़ गया, माइनस क्या हो गई, HBr। देखिए हर जगह CH जुड़ा हुआ है, CH जुड़ा है तो जब वहाँ का H निकलेगा, जब तो मैथिल ग्रुप जो है वहाँ जुड़ेगी, है ना, तो ये ये क्या हो जाएगा, ये ऑर्थो पोजीशन पर और ये पैरा पोजीशन पर ये जुड़ गया। ठीक है, तो अब उसी तरह से हम क्या करा देते हैं, अभी हमने एल्कलीकरण कराए हैं, एसिलीकरण करा देते हैं। अगली स्थिति में क्या करा देते हैं हम, एसिलीकरण, एसिटिल ग्रुप जुड़ेगा इसमें, तो इसमें हम कौन सा क्या ले लेते हैं, CH3COCl। ठीक है, तो हम सेम यही चीज़ें और केवल यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे CH3COCl। ठीक है,
और हर जगह एसिटिल ग्रुप यानी कि क्या जुड़ जाएगा, COCH3 और COCH3, COCH3 और COCH3 एक ऑर्थो पर और एक किस पर, पैरा पर। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया एसिलीकरण। ये बिल्कुल यही, यानी यहाँ पर ये मिटा दीजिए और ये ऊपर रिएक्शन ये लिखी हुई है। ठीक है, ये तो इस तरह से आज आपका ये अल्कोहल, फिनॉल और ईथर ये चैप्टर ख़त्म हुआ। तो अगर इसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर और अगले वीडियो में। बाय।